हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास आईएएस। आई एम अभिषेक सैनी। हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर जो कल यूके एसआई की जो अपडेट आई थी, तो उसके अंदर कुछ सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हो पाई, लेकिन पेपर के अंदर पूरा चेंजेस हो गया। पहले 2 पेपर हमारे होने थे, लेकिन अब कुल प्रश्न पत्रों की संख्या एक करके और उसमें प्रश्नों की संख्या कंबाइंड कर दी उसने 300। कुल अंक सेम रहेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है हमारा, ये पहले हमें मिलने वाले थे लगभग 2 घंटे हिंदी के पेपर्स के लिए, क्योंकि हिंदी का पेपर रीजनिंग के पेपर के साथ था, रीजनिंग के सिलेबस के साथ, तो उसमें हमें 2 घंटे पूरे मिलने वाले थे। लेकिन अब कंप्लीटली ही उसने 3 घंटे कर दिए। यहाँ पे 3 घंटे ना देख के अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये सिर्फ मात्र 180 मिनट है, हमारे पास सिर्फ 180 मिनट है और हमारे पास क्वेश्चन है 300। तो आप मान के चलो कि लगभग हमें कितनी स्पीड हमें चाहिए होगी इन 300 प्रश्न को करने के लिए। सिर्फ हमारे पास 180 मिनट है। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, हिंदी के सिलेबस के बारे में। जो पूरा हिंदी का सिलेबस है हमारा, वो लगभग हमारा सामान्य हिंदी पूरी हाई स्कूल के स्तर के रहने वाली है। इसके अंदर हाई स्कूल स्तर पर जितनी भी जिस लेवल की हम हिंदी पढ़ते हैं, उसी लेवल की हिंदी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के अंदर जितनी भी हिंदी भाषा के अंदर उसकी भाषा है, उपभाषा हो गई। देवनागरी लिपि के अंदर जितनी भी भाषा यहाँ पे लिखी जाती है, उन सबका अध्ययन हमें यहाँ पे करना होगा। उसके बाद लिपि और वर्णमाला। लिपि और वर्णमाला का इस्तेमाल हिंदी व्याकरण के अंदर किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ इनका मेन काम होता है, देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या क्या हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर भेद, व्यंजन भेद, ये सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है। लिपि और वर्णमाला ये 2 शब्द ऐसे हैं जिसके हिसाब से लगभग पूरी हिंदी भाषा अधूरी है, क्योंकि लिपि का मतलब होता है एक लेखन कला। हिंदी भाषा की जो लेखन कला है वो देवनागरी लिपि में उसको लिखते हैं। देवनागरी लिपि का मतलब होता है कि जो हमारी बाएं से दाएं को लिखी जाए, बाएं से दाएं को, यानी कि लेफ्ट से हमारी राइट साइड को लिखी जाएगी, और जो इससे अगली लाइन होगी वो फिर हमारी कहां से शुरू होगी, लेफ्ट से शुरू होगी और राइट को ही जाएगी। ठीक। लेकिन हम अगर बात करें उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा इसकी बिल्कुल ठीक उल्टी चलती है, जो राइट से लेफ्ट को चलती है। ऐसे कुछ भाषाएं ऐसी होती है, जैसे अगर हम इतिहास में बात करें, जब अशोक ने हमारे अपनी भाषा का अपने जो स्तंभ लिखवाए थे, उसके अंदर कुछ भाषा थी, अरमाइक हो गई, खरोष्टी हो गई, तो उसमें से एक लिपि थी अरमाइक। वो अरमाइक खरोष्टी लिपि भी थी है। खरोष्टी लिपि कैसे चलती थी, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे चलती थी। यानी कि हम ये नहीं कि जिधर से शुरू किए अगली लाइन उधर से शुरू होगी, जहां पर खत्म हुआ उसके ठीक नीचे से अगली लाइन शुरू कर देते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होता है। देवनागरी लिपि का जो होता है हमारा, लेफ्ट से राइट ही चलेगा। अगर ये एक लाइन यहाँ पर खत्म हो गई तो अगली लाइन ठीक उसके नीचे से शुरू होगी, नेक्स्ट तरफ से। अगली बात करें तो हम वर्तनी। वर्तनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तनी का मतलब होता है कि एक तरह से शुद्ध रूप, चाहे वो वाक्य के आधार पर हो, वर्ण स्तर पर हो, शब्द स्तर पर हो, वाक्य स्तर पर हो, इन तीनों स्तर पर कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। यहां से वर्तनी से हमें आराम से हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वर्तनी के अंदर। अगर हम बात करें वर्ण स्तर पर, वर्ण स्तर पर का मतलब क्या होगा कि वो कोई भी एक वर्ण दे देगा और उसकी वर्तनी पूछ लेगा। जैसे अगर वो ये दे देगा क, मान के चलो कि क की वर्तनी शुद्ध क्या होगी, क्या ये शुद्ध लिखा है यहाँ पर क, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी हलंत लगाकर इसके अंदर से हमें क्या निकालना होगा, इसका स्वर। क्योंकि स्वर जो होता है वो व्यंजन के साथ हमेशा लिखा जाता है। स्वर कभी भी स्वतंत्र रूप से लिखे तो जाते हैं, बोले भी जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो कभी स्वतंत्र रूप से लिखे नहीं जाते। हमेशा ये क्या ऐसे होते हैं, अपने आप में अधूरे होते हैं। जब तक इनके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा ये पूरे नहीं होंगे। ठीक। उसी तरह से अगर मैं बात करूं शब्द स्तर पर, शब्द स्तर सर वो दे देगा कि कोई से भी 4 ऑप्शन दे देगा एक शब्द के, जैसे उज्जवल हो गया, है ना, और इसी का ही ठीक एक ऑप्शन दे देगा ये। तो अगर वो पूछ ले कि इन दोनों में से सही वर्तनी किसकी है, तो किसकी होगी, इसकी, इसकी। ये वाला उज्जवल सही होगा, ये वाला उज्जवल गलत होगा। ठीक है। तो अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट भी हो चुका है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक कवियत्री का हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको रखे हुए मिल जाते हैं आराम से।
वाक्य स्तर पर वो वाक्य स्तर में वाक्य दे देगा, 2-3 वाक्य दे देगा, उनमें से कुछ भी पूछ लेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा वाक्य है कि आज मैंने दही खाई, या फिर वो दूसरा ऑप्शन दे देगा आज मैंने दही खाया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दही खाया, क्योंकि जो दही होती है वो खाई नहीं जाती, वो खाया जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, विराम चिन्ह, इसके भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। विराम चिन्ह के, विराम चिन्ह के अंदर जितने भी हमारे हैं, अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, गोला हो गया, कोष्टक हो गया, जितने भी जिस तरह के भी हमें साइन हमें देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर हमें पढ़ने होंगे। शब्द भंडार और शब्द संरचना, यानी कि शब्द का भंडार एक तरह से पूरा जितना भी हम शब्द को जो पढ़ते हैं, और शब्द की संरचना कैसे कैसे शब्द बनते हैं वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। अब उन्हीं शब्दों में एक शब्द आते हैं शब्द भंडार में, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, यानी कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब वैसे तो तत्सम तद्भव काफी ज्यादा हो शब्द होते हैं, लेकिन इनकी हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं कि कैसे होगा। अगर मैं इनकी बात करूं तो तत्सम और तद्भव, तत् का मतलब होता है जैसा, और सम का मतलब भी क्या होता है? जैसा, जैसे के तैसा, यानी कि जो संस्कृत भाषा में शब्द थे वो जैसे के तैसे हिंदी भाषा में है, वही सेम शब्द क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव का मतलब उससे, और भव का मतलब उत्पन्न। भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ, यानी कि उस शब्द से जो उत्पन्न होकर नया शब्द बना और हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा, वो क्या कहलाता है? तद्भव शब्द। जैसे अगर एक शब्द है अश्रु, अश्रु तत्सम शब्द है, लेकिन अगर उसका तद्भव रूप देखे तो क्या होगा? आंसू। अश्रु यानी कि आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका जो तद्भव शब्द रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसू। देशज यानी कि जो अपनी देसी भाषा के शब्द है, जैसे लोटा हो गया, है ना, थैला हो गया, तो ये सब क्या है? देशज शब्द होते हैं। भारतीय और विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। आगत, आगत शब्द कौन से होते हैं? जो बाहर से आए हुए शब्द है, जैसे पुर्तगाली हो गया और हमारे चाइनीज भाषा के शब्द हो गए, जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? आगत शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द के अलग अलग जो अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द के अनेक अनेक जो रूप होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द उसका ठीक उल्टा, यानी कि जैसे दिन का रात हो गया, तो विलोम शब्द हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समूहार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें लिखे और सुनने में तो सेम से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। अब बात करें तो आगे शब्द संरचना की। तो शब्द संरचना में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे? वर्ण, हमें वर्ण पढ़ने हैं, अक्षर पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, यानी कि जितना भी हमारा वर्ण से लेकर अव्यय तक का पूरा पोर्शन है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसी के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं इस टॉपिक के, क्योंकि वर्ण जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है, जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे इसके अंदर आएंगे। अक्षर, जितने भी अक्षर ज्ञान होगा हमारा वो सब इसके अंदर आएगा। प्रत्यय जो पीछे जोड़ते हैं, उपसर्ग जो शब्द के आगे जोड़कर उसका पूरा परिवर्तन कर देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। संधि, संधि के हमें तीनों भाग यहाँ पर पढ़ने होंगे, जिसमें मैं बात करूं तो स्वर संधि होगी। स्वर संधि के 5 भाग हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। स्वर संधि हो गई, स्वर संधि के बाद अगर यहाँ पे बात करें तो स्वर संधि के 5 भाग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन और अयादि संधि इसमें नहीं है। अयादि संधि के देखो इसमें यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखा हुआ है अयादि संधि, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर दे देगा अयादि संधि से। ये आयोग का काम होता है कि वो इसके अंदर ना भी लिखे, हम उसको फिर भी नहीं घेर सकते, वो किसी न किसी तरह से घुमा के वहां से क्वेश्चन जरूर निकाल के दे देगा। तो हम अयादि संधि भी हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी यहाँ पर हमें पढ़नी होगी, ठीक है। तो पद विन्यास और वाक्य विन्यास, पद क्रम का आशय, यानी कि जो जितने भी पद क्रम बनते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, अगर मैं बात करूं थोड़ी, तो संज्ञा, सर्वनाम, उसके अंदर क्रिया, उपक्रिया, जितनी सहायक क्रिया होगी वो एक तरह से पूरी तरह से हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। वाक्य की परिभाषा, किस तरह से वाक्य होते हैं, वाक्य के कार्य होते हैं, सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसका परिचय और उसके उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज होती है मुहावरे, कौन सी चीज लोकोक्तियां होती है, कौन सी चीज प्राचीन काल से चली आ रही कहावत मुहावरे कहलाती है या लोकोक्तियां कहलाती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
पत्र लेखन में पत्र के प्रकार हम पढ़ेंगे, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, चाहे वो किसी तरह से एक ऑफिसर अपने ऑफिस में लिखता हो या फिर पूरी अपने आसपास की जो जनता है उसको लिखता हो, उन पत्रों को क्या कहते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कार्यालय आदेश हो गया, जितने भी आदेश यहाँ पर हम पढ़ते हैं सब के सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तार लेखन और परिपत्र, अनुस्मारक, यानी कि किसी को हम भेंट के तौर पर अगर हम बुलाना चाह रहे हैं तो किन पत्रों का इस्तेमाल होगा, अपने मित्रों को किस तरह से पत्र लिखते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, सब यहाँ पर पढ़ेंगे। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, यानी कि जो भी एक तरह से आपने देखा होगा कि हिंदी की टाइपिंग करने के बाद उसकी लेआउट भी करनी होती है, पेज लेआउट जिसको हम बोलते हैं, मार्जिन कितना रखना है हमें टोटल, ये सब एक हिंदी का एक नया टॉपिक इसमें यहाँ पे डाल दिया कि हिंदी में हमें इसको पढ़ना होगा, है ना। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर कि क्या होता है कि इसके अंदर हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय हमें यहाँ से कहाँ से पढ़ना होगा। अक्सर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम पढ़े कहाँ से, तो उसने यहाँ पर ये दिया है कि हमें पढ़ना कहाँ से है। उत्तराखंड राज्य, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य के जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो मंगलेश डबराल हो, सुमित्रानंदन पंत हो, गोरा देवी हो, जितने भी, और एनसीईआरटी 10th और 12th की कक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी, चाहे वो महादेवी वर्मा हो, राहुल सांस्कृतायन हो, ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन हो, तो अगर उनके 10वीं और 12वीं में अगर हमारे कुछ आ रहे हैं तो हमें वो भी पढ़ने होंगे, और उत्तराखंड के जितने भी मेन हमारे साहित्यकार होंगे वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस, और इसी सिलेबस को हम शुरू करने वाले हैं अपना मंडे से, जिसके अंदर सबसे पहले हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे कि उसकी जननी कौन सी है, आदि जननी कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि हिंदी की जननी और आदि जननी में डिफरेंस होता है, क्योंकि एक रूप होता है भाषाओं का, और उस भाषाओं के रूप में जब हम उसको पढ़ते हैं तो भाषाओं में सबसे पहले हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत के बाद हम पाली, जब बौद्ध धर्म आएगा तो पाली भाषा आती है, उसके बाद जैन धर्म आता है तो प्राकृत भाषा आ जाती है, उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा आ जाती है। अपभ्रंश भाषा के बाद इसका ही बिगड़ा हुआ रूप अबहट कहलाता है, और अबहट भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही हमारा हिंदी कहलाता है। तो हिंदी की जननी कौन सी होगी, अबहट होगी, लेकिन हिंदी की आदि जननी कौन सी होगी, तो संस्कृत होगी। यहां से ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, और इसमें ही कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि जननी में और आदि जननी। जननी का मतलब किस भाषा से हिंदी भाषा निकली, और आदि जननी वो जननी जिससे सभी भाषाओं से होते हुए हिंदी भाषा निकली, तो यहाँ पे आ जाएगी संस्कृत। तो हम इसी तरह से हम पूरा हिंदी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। मंडे से हम प्रॉपर इसकी क्लास चलाने वाले हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये सिलेबस समझ में आया होगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो इसमें अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम उन क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।